नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात चुनाव नजदीक है और अब तो बड़े स्टार प्रचारकों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। तब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूरत जिले की सीटों के बारे में और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं राजकोट स्टूडियो से पंकज भाई जाडेजा। पंकज जी, आपकी ओर आते हैं। सबसे पहले हम ओलपाड़ सीट के बारे में बात करेंगे। जी, ओलपाड़ा के अंदर पूरे सूरत की ये जो जितनी भी बैठकें हैं उसमें सबसे कसोकस की लड़ाई अगर कोई 3 सीट पे होगी जिसको त्रिपांखिया जंग कहते हैं, वो ओलपाड़ा में रहने वाली है। ओलपाड़ा में इसलिए कि वहाँ भाजपा के जो मुकेश पटेल हैं, कांग्रेस के दर्शन नायक है और आम आदमी पार्टी के धार्मिक मालवीय है। वो तीनों कसोकस की लड़ाई है। ये एकमात्र सीट ऐसी है कि जहां सही महीने में त्रिपांखिया जंग होगा। जी। मुकेश पटेल जो है वो पिछली बार के एमएलए भी रह चुके हैं जी, काफी मार्जिन से जीते भी थे जी। ओलपाड़ा के अंदर त्रिपांखिया जंग में इसलिए कह रहा हूं कि वो तो विजयी उम्मीदवार थे पिछले चुनाव के जी, और 2012 में भी वही जीते थे। वहां पर सिटी में और ग्राम्य में जो ज्ञातिगत वोट का विभाजन हुआ है उसमें सिटी में तो सबसे ज्यादा अपने सौराष्ट्र से गए हुए पाटीदार लोग हैं और ग्राम्य जो है उसमें कोली पटेल जो है उनके वोट है जी। धार्मिक मालवीय जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, वो युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय है, लेकिन शहर में उनकी पहुंच नहीं है जितनी ग्राम्य इलाकों में है। वो सशक्त कैंडिडेट माने जाते हैं। ग्राम्य इलाके में हालांकि कोली पटेल का मैंने जैसे बताया वर्चस्व ज्यादा है, वोट भी ज्यादा है, लेकिन दर्शन नायक जो है वो भी जीतने की संभावना रखते हैं। अभी फिलहाल देखा जाए तो सूरत के अंदर उनका काफी जोर दिख रहा है और इसलिए मैं कहता हूं कि तीनों की लड़ाई सूरत की एकमात्र ये जो सीट ऐसी है कि जहां कसोकस की लड़ाई रहेगी। एकमात्र सीट ओलपाड़ा की है। अगर वोटों का विभाजन हो अगर हम भाजपा के उम्मीदवार की बात करें तो पिछले 2017 के चुनाव की बात करें तो उनकी लीड काफी अधिक थी, जैसे कि 61,812 का हम अंक देख पा रहे हैं। यानी इस बार अगर वो जीते भी तो चांसेस नहीं है कि इतनी मतलब बहुमति के साथ, मार्जिन के साथ वो जीत हासिल कर ले। बहुमति से अगर जीते वो बात अलग है, लेकिन आपने जैसा कहा ऐसा मार्जिन कम रहेगा। लेकिन एक बात है कि वोट का अगर विभाजन ये धार्मिक मालवीय ने कर दिया तो मार्जिन उनका कम रह सकता है मुकेश पटेल का। अभी देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि दर्शन नायक जो है वो किसके वोट काटते हैं। आम आदमी पार्टी के जो वोटर है वो ज्यादातर, धार्मिक मालवीय जो है वो युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय है, किसके वोट कटते हैं उसके आधार पर यह तय होगा कि भाजपा के मुकेश पटेल जो है वो कितने मार्जिन से जीतेंगे। हो सकता है अगर वोट का विभाजन ज्यादा हुआ तो धार्मिक मालवीय है उसकी और मुकेश पटेल की कसोकस की फाइट ओलपाड़ा बैठक पर दिखाई दे रही है फिलहाल जी। इसके बाद अगर हम मांगरोल की बात करते हैं तो फिर भाजपा की ओर से गणपत वसावा मैदान में है। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो अनिल चौधरी को नाम हमें सामने आता है और आम आदमी पार्टी की बात करें तो स्नेहल वसावा जो है वो मैदान में है। अब देखना ये भी होगा क्योंकि अगर हम मांगरोल की बात करते हैं तो ये एसटी सीट मानी जाती है और अगर गणपत सिंह वसावा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो मार्जिन है वो काफ़ी अधिक है, 40,799, यानी एक बड़ा मार्जिन। क्योंकि ये बार त्रिकोणीय जंग है तो देखना बहुत ही रुचित होगा क्योंकि ये किसके मत काटते हैं आम आदमी पार्टी मांगरोल सीट पर। गणपत वसावा जो है वो पिछली बार के सिटिंग एमएलए रह चुके हैं। उसके सामने कांग्रेस के जो अनिल चौधरी और आम आदमी पार्टी की स्नेहल वसावा है वो नए चेहरे हैं। गणपत वसावा किसानों में बहुत जाना पहचाना नाम है। पिछली बार के सिटिंग एमएलए भी रह चुके हैं। उन्होंने किसानों के वहाँ जो स्थानीय छोटे मोटे प्रश्न थे उसको हल करने में ध्यान भी दिया था। ज़्यादा उनकी शिकायत भी नहीं है
उसके सामने कांग्रेस के अनिल चौधरी और स्नेहल वसावा जो है वो इतने लोकप्रिय चेहरे नहीं है फिलहाल। ऐसा देखा जाए तो वो जो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे कॉरपोरेशन जैसे विस्तार होते हैं, इतने छोटे से विस्तार के अंदर उनका नाम और प्रभाव सीमित है। पूरे मांगरोळ क्षेत्र के अंदर उनका प्रभाव इतना दिख नहीं रहा है जितना नाम भारी भरकम ये गणपत वसावा का लग रहा है। तो यहाँ मैं मानता हूं कि भाजपा के जो गणपत वसावा है उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। जी 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 बिल्कुल। इसके बाद अगर हम मांडवी सूरत जिले की सीट की अगर बात करते हैं तो भाजपा की ओर से कुंवर जी हडपति जो है वो मैदान में है। अगर कांग्रेस की बात करें तो आनंद चौधरी को उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है और सामने जो है आम आदमी पार्टी ने एक फीमेल चेहरा उतारा है साइना बेन गामित का। जी ये भी एसटी सीट ही मानी जाती है। पूरे सूरत इलाके के अंदर अगर कांग्रेस को कोई भी 2 सीट के ऊपर अगर ज्यादा आशा है तो वो है, एक तो मांडवी हो गई और दूसरी हो गई महुआ। यहां से हमेशा कांग्रेस का कैंडिडेट ही जीतता है। बिल्कुल। इसलिए बहुत जाना पहचाना नाम कुंवर जी भाई हलपति जो है उनको बीजेपी ने इस सीट से उतारा है। जी। लेकिन आनंद चौधरी वो सिटिंग एमएलए है, पूर्व विजेता है और ठीक मार्जिन से जीते थे। जैसे आपने बताया कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये साधना गामित को टिकट दी है। जी बिल्कुल। इसके बाद जो नाम आता है कामरेज सीट का, यहाँ पर अगर देखें तो प्रफुल्ल पानसेरिया को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सामने नीलेश कुंभानी जो है वो कांग्रेस की ओर से चेहरा घोषित हुए हैं और राम धड़ुक जो है उन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। भाजपा के जो प्रफुल्ल पानसेरिया है उसको बीजेपी ने सिटिंग जो एमएलए थे उनको चेंज करके लाया है। पिछली बार बीडी झालावाड़िया थे, वो वहां से 2012 में प्रफुल्ल बीजेपी की तरफ से। नीलेश कुंभानी जो है वो कॉरपोरेटर थे और उसका काम कॉरपोरेटर लेवल पे अच्छा है। खास करके बात करें तो कोरोना समय में उसकी जो कामगिरी रही है क्षानीय क्षेत्र में कामरेज में वो काफी सराहनीय रही है। अच्छी कामगिरी उन्होंने करी थी, लोगों ने सराही भी थी। सूरत में एक कामरेज विस्तार के बाहर भी उसी बात की चर्चा हो रही थी कि इन्होंने अच्छा काम किया है। क्योंकि वो कॉरपोरेटर है तो अपने क्षेत्र के अंदर कम से कम उसने कोरोना काल में 2.5 साल तक आरोग्य क्षेत्र में उनकी जो कामगिरी रही है वो ठीक रही है, अच्छी रही है। राम धड़ुक जो है वो पिछली बार आम आदमी पार्टी से खड़े थे, 14 वोटों से ही हारे थे, सिर्फ 1400 वोटों से हार गए थे। इसमें कामरेज में आधा सिटी इलाका है, आधा ग्राम्य का इलाका है। इसके अंदर प्रफुल्ल पानसेरिया जो है उनको चेंज करके लाया गया है बीडी झालावाड़िया की जगह पे। उसके जीतने के चांसेस फिलहाल जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं वो लोगों को लग रहा है कि एक कड़ा मुकाबला देंगे, वो कांग्रेस को देंगे। तरफ से उनको कोई ज्यादा भय नहीं है, फिलहाल ऐसा दिख रहा है। बात करें अगर कामरेज की तो जी बिल्कुल। इसके बाद जो सीट सामने आती है वो है सूरत ईस्ट। अगर भाजपा की बात करें अरविंद राणा जो है वो मैदान में है। अगर कांग्रेस की बात करें तो असलम साइकिलवाला को कांग्रेस ने अपना चेहरा घोषित किया है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो काफ़ी विवादित रहा था वो दिन जब कंचन जरीवाला जो उनके प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं। सभी कह रहे थे कि भाजपा के जो गुंडे हैं वो उन्हें किडनैप करके ले गए हैं और कुछ घंटों बाद ही पता चला कि वो तो अपना जो नामांकन पत्र है वो वापस लेने गए हैं और उन्होंने वापस खींच भी लिया, विड्रॉल कर लिया। यानी अब तो मुकाबला बड़ा स्पष्ट हो गया है इस सीट पर। तो सूरत की टोटल 16 सीटें हैं। अभी देखें कि 16 गुना 3 मतलब कि 48 उम्मीदवारों के बीच में जंग था, ऐसा कहा जाता था। लेकिन कंचन जरीवाला के नामांकन पत्र वापस लेने के बाद 47 सीट पर ही जंग रह गया है। खासतौर पे ये जो असलम साइकिल वाला है वो मुस्लिम समाज से आते हैं। इस क्षेत्र में मुस्लिम समाज के वोट भी बहुत ज्यादा है।
अगर आम आदमी पार्टी के जरीवाला ने अगर अपना नामांकन वापस ना लिया होता तो हो सकता है कि वो कांग्रेस के वोट तोड़ दे और बीजेपी को जीतना मुश्किल हो जाए। जी। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ नहीं है, तो जो मेन फाइट है वो ये असलम साइकिल वाला और आम आदमी बीजेपी के जो कैंडिडेट है अरविंद राणा, मेन तौर पर उन दोनों के बीच में ये अपक्ष भी यहाँ थोड़े बहुत है, लेकिन खास उनका जोर नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि अपक्ष जो है वो यहाँ ज्यादा वोट नहीं खींच पाते हैं। दूसरी बात यह है कि अरविंद राणा जो है वो सीट से खड़े हैं जहां पर एक जमाने में काशीराम राणा का वर्चस्व हुआ करता था। काशीराम राणा खत्री ज्ञाति से आते हैं, जिनकी बिरादरी जो ज्ञाति वो खत्री ज्ञाति से, और ये भी खत्री ज्ञाति से आते हैं। अरविंद राणा गोलवाड़ इलाका जो है, गोलवाड़ इलाके के अंदर उसकी बहुत सारे पेट है, खत्री लोगों के वोट भी बहुत ज्यादा है, और दूसरी जो कम्युनिटी है सबसे ज्यादा है वो मुस्लिम है। तो ये दोनों कम्युनिटी के बीच में वोटों का बंटवारा अगर होता है और बीजेपी कितने मुस्लिम वोट खींच कर आती है उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। बिल्कुल। सूरत पूर्व यानी पुराना सूरत, जहां ये साड़ियों का जरी जो उद्योग है, जरी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, वो सबसे ज्यादा है, पुराना सूरत माना जाता है जी। सूरत पूर्व जो है साड़ी वगैरह बनाने का, कपड़े बनाने का कारोबार इस क्षेत्र में ज्यादा है। आज भी काशीराम राणा का जो पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी विस्तार है, वहां उनके परिवार वालों का ये बिजनेस चलता रहता है। तो मेन सूरत जो है, जो पुराना सूरत माना जाता है वो ये है, और ये भाजपा का गढ़ है। काशीराम राणा की वजह से कद्दावर मिनिस्टर रह चुके हैं, उसी बिरादरी से आते हैं ये अपने अरविंद राणा जी। पिछली बार भी वो वहीं पर से जीते थे, इस बार भी बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं उठाया था। बिल्कुल। क्योंकि जरीवाला जो थे उनको कड़ी फाइट दे सकते थे जी। लोग तो कह रहे हैं कि शायद इसीलिए जरीवाला को हटा दिया गया है, लोग कह रहे हैं ऐसा, लोग मान रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट ने, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने खुद ऐसी घोषणा की, कुछ 13,147 ही था, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि मार्जिन उतना भी अधिक नहीं है कि इस सीट पर रिस्क उठा ले जी। वो रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए ये सारा गणित जो है वोटरों के मन में यही बिठाता है कि चाहे शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके कम से कम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से हटाया जाए। लोग कह रहे हैं ऐसा, चर्चा ऐसी हो रही है, राजनीतिक वीडियो आया, वो तो बता रहे थे कि हम प्रचार करने के लिए जाते थे तो लोग हमें बोलते थे कि आप तो राष्ट्र विरोधी हो। यानी ठीक है, जो भी मतलब उन्होंने बयान दिया, वो पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे आक्षेप प्रति आक्षेप का दौर चुनावी समय पे तो ज्यादा हो जाता है। इसमें अंदरूनी बात क्या होती है, वो दो पार्टी के अलावा तीसरे पार्टी को कभी पता ही नहीं चलती कि असली बात क्या थी। लेकिन ऑल ओवर अगर पिक्चर अभी देखे इस सीट का कम से कम, तो यहाँ सिर्फ दो ही उम्मीदवार है, एक राणा और एक साइकिल वाला। अभी देखना ये होता है कि खत्री जो कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी, खत्री जो कम्युनिटी है, खत्री वोटर है, वो तो जाहिर सी बात है कि राणा को ही वोट देंगे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के कितने वोट बीजेपी यहाँ से खींच के ले आती है उसके ऊपर डिपेंडेबल है जी। बिल्कुल। अगर जीत का मार्जिन भी रहेगा तो इतना ज्यादा इस सीट पर इस बार भी पिछली बार की तरह कम से कम नहीं रहेगा जी जी जी। बिल्कुल। इसके बाद जो सीट आती है वो आती है सूरत नॉर्थ। अगर बात करते हैं हम भाजपा की तो कांतिभाई बल्लर मैदान में है, कांग्रेस की ओर से अशोक पटेल, और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो महेंद्र नावड़िया को उन्होंने प्रत्याशी बनाया था। आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है महेंद्र नावड़िया, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के शहर प्रमुख है, उनको वो बेसिस पे वहां पर टिकट मिला है, बाकी कोई खास उसकी इतनी पहचान नहीं है जी। आम आदमी पार्टी का शहर प्रमुख होने के नाते उनको टिकट दिया है, और हालांकि चुनाव से पहले जिन जिन को बड़े बड़े हुद्दे दिए होते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि भाई चुनाव में हमको टिकट मिले जी। बिल्कुल। उन्हीं के बलबूते पर
सूरत में कॉरपोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने डंका बजाया ज्यादा, जी जो कि बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए अपेक्षित नहीं था जी बिल्कुल कि इतनी सारी सीटें ले जाएगी कॉरपोरेशन के चुनाव में, कि वो मेन विपक्ष के तौर पर बैठे। जी। इसके पीछे कहीं ना कहीं लेकिन महेंद्र पाटीदारों नावड़िया का जो पावर है वो की काम जो कर गया था उस वक्त। जी। और बात करें अभी कांति बलर की, जो पटेल है जी और सीधे साधे व्यक्तित्व का ये मालिक है, सरल इंसान है, इसीलिए उसको वहां पर टिकट दिया था। पिछली बार भी ये वहीं से जीते थे, सिटिंग एमएलए हैं। कांग्रेस की जो अशोक पटेल है वो अशोक अधेवाड़ा के नाम से भी जाने जाते हैं। भावनगर के नजदीक एक छोटा सा गांव है अधेवाड़ा, वो वहां के हैं। ज्यादातर सौराष्ट्र के अंदर ऐसा रिवाज चलता होता है कि कोई गांव के नाम जो होता है उसकी सरनेम अपने नाम के पीछे लगा लेते हैं। जी तो अशोक अधेवाड़ा के नाम से, अशोक पटेल के बदले अशोक अधेवाड़ा के नाम से वो ज्यादातर जाने जाते हैं। जी एक बात आपको बता दूं, पिछली लोकसभा चुनाव के अंदर भी वो चुनाव में खड़े रहे थे। दर्शना जरदोश के सामने वो हालांकि हार गए थे, जी लेकिन वो चुनाव में भी वो खड़े हुए थे। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरत उत्तर में भी मुस्लिम वोट ज्यादा है। उनको ये तय करना होगा कि अशोक अधेवाड़ा को टिकट वोटिंग करे या जो नया चेहरा है महेंद्र नावड़िया, उनको वो वोट दे। वो वोट थोड़े निर्णायक हो सकते हैं हार जीत में। जी जी जी। और बीजेपी के उम्मीदवार का अगर अंक देखें मार्जिन का तो 20,022 रहा है, यानी ये बार तो इतना अपेक्षित नहीं लग रहा कि ये अंक दोबारा वो हासिल कर पाए इतनी बड़ी मार्जिन से, क्योंकि मुकाबला जो है वो तगड़ा होगा। ये सीट ऐसी दूसरी सीट है ओलपाड़ा के बाद कि यहाँ मुकाबला तगड़ा हो सकता है, क्योंकि तीन कैंडिडेट है, उनके कोई ना कोई खासियत रही है। एक तो बीजेपी ने एकदम साफ सुथरी वाला जो उम्मीदवार है उसको मैदान में उतारा है, सरल व्यक्तित्व के धनी है वो जी। उसका कोई ऐसा पास्ट ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसके ऊपर उंगली भी उठा सके। हो सकता है अपनी स्वच्छ छवि के लिए वो जैसे जाने जाते हैं उसकी वजह से वो आगे थोड़े बढ़ जाए या जीत जाए। जी बिल्कुल। इसके बाद वराछा रोड सीट आती है जिसमें भी काफ़ी अहम चेहरे हैं। अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो किशोर कानानी जो है वो मैदान में है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो प्रफुल्ल तोगड़िया को अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया था। और अगर सामने आम आदमी पार्टी की बात करें तो अल्पेश कथरिया इस बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें बात करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अल्पेश कथरिया की। जी। जब टिकट बांटी जाती थी तो उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अंदर से ऐसा लॉबिंग किया था कि उसको टिकट मिले, लेकिन दोनों ही पार्टी ने उसको नकार दिया। उन्होंने दोनों जगह ट्राई करी थी, साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी वो टिकट के लिए ट्राई करते रहे। तो लास्ट में आम आदमी पार्टी ने उसको मौका दिया, लेकिन उनकी जो मानसिकता है कि चाहे यहां से भी मिल जाए टिकट तो यहां से लड़ लूंगा, यहां से मिल जाए तो यहां से लड़ लूंगा, यहां से मिल जाए तो यहां से लड़, विचारधारा जो पार्टियों की होती है उसके साथ में उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी वही बात चर्चा में है। सेवा किया कार्यों के अंदर भी वो जो दिखाते हैं कि मैंने ये कार्य किया, युवाओं के लिए ये कार्य किया, लेकिन उन्होंने जैसे बीजेपी और कांग्रेस में टिकट के लिए लॉबिंग किया था वो उसका जो बर्तन था उसके लिए उनकी जो छवि थी वो थोड़ी धूमिल हो गई अल्पेश कथेरिया की। कांग्रेस के जो प्रफुल्ल तोगड़िया है वो इससे पहले सूरत महानगर पालिका में विरोध पक्ष के नेता रह चुके हैं। मतलब विरोध पक्ष के नेता अगर रह चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में उसका वर्चस्व भी ज्यादा है, इसलिए उनको नेता पद पर चुना गया था। और सबसे लास्ट में बात करते हैं किशोर कानानी की, जो कि ज्यादातर अपने नाम के बदले कुमार कानानी के नाम से ही जाने जाते हैं जी। वो मूलतः अमरेली के हैं, सौराष्ट्र के अमरेली के हैं। और वराछा जो रोड है वो सूरत के अंदर मिनी सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। सौराष्ट्रियन लोग बहुत ज्यादा है, ज्यादातर पाटीदार लोग,
इसके अंदर भी लेहुआ पाटीदार बहुत ज़्यादा है, हालांकि कड़वा पाटीदार थोड़े बहुत कम है। लेकिन मिनी सौराष्ट्र के तौर पर ये डायमंड इंडस्ट्रीज की वजह से जाने जाते हैं। पूरे सौराष्ट्र के अंदर चाहे अमरेली ले लो, भावनगर ले लो, सावरकुंडला ले लो, वल्लभीपुर ले लो, सीहोर ले लो, कोई भी क्षेत्र से ले लो, वहां से अगर कोई आदमी जो पाटीदार युवा है वो अगर बोलता है कि मैं सूरत में काम कर रहा हूँ या सूरत जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली लोग यही मानते हैं कि वो वराछा में जाके रुकेगा, इसको ठिकाना वराछा में ही मिलेगा, वो बिजनेस भी वराछा में ही करेगा। हालांकि वराछा के अंदर देखिए सौराष्ट्र के से गए हुए, छोटे छोटे गांव से गए हुए इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट डायमंड उद्योग में सामने आए हैं। ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ सौराष्ट्र के लोगों की ही है। मूलतः जो सूरत के रहवासी है, जिसको सूरती लाला कहते हैं, वो इस इंडस्ट्रीज में वराछा रोड पे बहुत कम है, और थोड़े बहुत भी है वो जो डायमंड का लेने देने का कारोबार करते हैं उसी के अंदर है। जो फैक्ट्रियाँ है छोटी या बड़ी है वो सौराष्ट्रियन लोगों की है। 95% पाटीदार की आबादी है यहाँ, वोटर है यहाँ। लेहुआ पटेल उसमें सबसे ज़्यादा है, और ख़ास करके अमरेली और भावनगर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो पाटीदार है वो डायमंड इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए आते हैं और वराछा के अंदर ही रहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपने मकान भी ले रखे हैं, अमीर भी हो गए हैं जी। जिनके पास सौराष्ट्र के अंदर से कुछ नहीं था, जिसको सौराष्ट्र के अंदर बोलते हैं कि पहने हुए कपड़े से गया हुआ आदमी, लड़का, आगे जाके वहाँ उन्होंने ग्रोथ किया, वो इलाका अगर कोई है तो वराछा है। यहाँ पर कुमार कानाणी यानी कि किशोर कानाणी की पैठ बहुत ज़्यादा है। अल्पेश कथीरिया, जो कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो उसकी मानसिकता टिकट बंटने से पहले जब बाहर आ गई, इसके बाद उनका जीतना पहले जो तय माना जाता था, उसको कड़ी फाइट दे सकते हैं ऐसा लगता था आम आदमी पार्टी को भी, वो थोड़ी सी धूमिल हो गई है। और प्रफुल्ल तोगड़िया जो है वो इन दोनों में से किसके वोट काटते हैं उसी के ऊपर इस सीट की हार और जीत तय होगी इस बार। जी 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 बिल्कुल। इसके बाद करंज सीट की अगर हम बात करें तो प्रवीण घुघारी जो है वो भाजपा की ओर से है, भारती पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, और मनोज सोरठिया है आम आदमी पार्टी की ओर से। आम आदमी पार्टी की फिर से दूसरी बार बात इसलिए करते हैं कम से कम इस सीट के लिए, क्योंकि मनोज सोरठिया है वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश मंत्री है। उसकी व्यक्तिगत तौर पे और कोई लायकात नहीं है फिलहाल दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने उसको प्रदेश का मंत्री बनाया है, इसलिए उसको टिकट दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि जो आम आदमी पार्टी के जो हुद्देदार हैं चुनाव से पहले जो अपॉइंट किए गए थे, उनको कहीं ना कहीं से वो आशा ऐसी रखते हैं कि हमको टिकट मिले, उनको टिकट दिया गया है मनोज सोरठिया को। भारतीबेन पटेल जो है वो डायनेमिक नहीं है, उनका व्यक्तित्व इतना चितार्षक लोकार्षक नहीं है, वो लोगों को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर पाते। पॉलिटिक्स में हमेशा देखा गया है कि जो बोलने में ठीक ठाक होते हैं, लोगों को बांध के रखते हैं, वोटरों को बांध के रखते हैं, सभाओं के अंदर भी जाते हैं तो लोगों को खींच के रखते हैं। पॉलिटिशियन की पहली और आखिरी लायकात यही होती है, वो ये भारतीबेन पटेल में नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ प्रवीण घुघारी जो है वो पिछली बार की सिटिंग एमएलए भी है। इस सीट पर करंज में जो फाइट रहेगी वो वन साइड रहेगी। जी और उनका जो जीत का मार्जिन था 2017 की बात करें तो 35,598 का अंक मैं देख सकती हूँ। यानी क्या लगता है इस बार यही रिकॉर्ड कायम रहेगा या फिर? रिकॉर्ड हो सकता है कायम रहे, क्योंकि सामने आम आदमी पार्टी ने प्रदेश का मंत्री है इसीलिए सिर्फ उनको टिकट दिया है जी। और उसकी कोई ऐसी कोई बड़ी हैसियत या लायकात नहीं है कि वो चुनाव निकाल सके, जीत सके जी। इसलिए हो सकता है कि फाइट सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही होगी। इनके जो कमिटेड वोटर है बीजेपी के, प्रवीण घुघारी के, वो शायद ऐसे के ऐसे रहे। अगर कमिटेड वोट जो उनके हैं पिछली बार जो थे वो ऐसे के ऐसे टिके रहे तो वन साइड यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। जी जी बिल्कुल।
और इसके बाद अगर हम लिबायत सीट की बात करें तो भाजपा की ओर से संगीता पाटिल है, कांग्रेस की बात करें गोपाल पाटिल चेहरा है और आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी पंकज तायडे को घोषित किया था। लिबायत सीट एक ऐसी सीट है कि जहां पर मराठी वोटर सबसे ज्यादा है। देखिए, आपने तीनों पार्टियों ने, जो मेन पार्टी है, उन्होंने तीनों ने महाराष्ट्रियन उम्मीदवार है उसको टिकट दिया है। जैसे संगीता पाटिल वो भी मराठी है, गोपाल पाटिल कांग्रेस के वो भी मराठी है, और पंकज तावड़े, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ये दोनों अपने अपने कैंडिडेटों को सिर्फ इसीलिए टिकट दिया है कि यहाँ मराठी कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, यही लायकात, सिर्फ, और कुछ देखा ही नहीं महाराष्ट्रियन वोटों के लिए। और जाहिर सी बात है, उनको पता था कि भाई बीजेपी की तरफ से भी कोई ना कोई मराठी उम्मीदवार ही आएगा मैदान में। हालांकि वो थोड़े बहुत लास्ट में उनकी डिक्लेरेशन हुई, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहां खड़ा कर दिया था। लिंबायत के अंदर पिछली बार भी ये जीती हुई थी संगीता पाटिल, सिटिंग एमएलए है, इसलिए भी उसका थोड़ा वजन ज्यादा था। वजूद भी वही टिका सकती है इस सीट के लिए, ये बीजेपी ने वही सोच के उसको टिकट दिया है। हालांकि ये बात मैंने आपको पहले बताई कि सिर्फ और सिर्फ मराठी वोटर यहाँ ज्यादा है, इसीलिए ये तीनों कैंडिडेट को टिकट मिला है। जी बिल्कुल, जातिगत समीकरण तो हालांकि हर पार्टी अपनी ओर से ट्राई करती है। इसके बाद सामने आती है ऊंधना सीट। अगर हम बात करते हैं भाजपा की, मनु पटेल का नाम दिख सकते हैं। अगर कांग्रेस की बात करते हैं, धनसुख राजपूत को उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और सामने अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो महेंद्र पाटिल का नाम सामने आता है। महेंद्र पाटिल जो है वो बहुत जाना पहचाना नाम भी नहीं है, जाना पहचाना चेहरा भी नहीं है। कांग्रेस की अगर बात करें तो उसने धनसुख राजपूत को खड़ा किया है। ये सीआर पाटिल के सामने लोकसभा के चुनाव में खड़े रहे थे और हार गए थे, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर उसका अच्छा खासा वर्चस्व है, और सीआर पाटिल के सामने जब वो खड़े रह के, भले हारे भी, लेकिन उस चुनाव के अंदर वो थोड़ा जाना पहचाना नाम भी हो गए थे कि भाई सीआर पाटिल के सामने, जो कि प्रदेश के मुखिया है बीजेपी के, उसके सामने खड़े रह के हारे थे। तो हारा हुआ उम्मीदवार भी सामने कोई ऐसे योद्धा से हारता है कि जो बहुत सशक्त नाम है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में उसका वजन कम से कम इस सीट के ऊपर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कोई दावेदार आएंगे तो भी उसको ही टिकट देना है, कांग्रेस ने पहले से तय कर रखा था। मनु पटेल जो बीजेपी के हैं, वो पहली बार मतलब कि यहाँ इस सीट से लड़ रहे हैं। पिछले बार महसाणा के विवेक पटेल यहाँ से जीते थे, इस बार विवेक पटेल को टिकट नहीं मिला है और मनु पटेल को टिकट मिला है। अभी बीजेपी ने इसके अंदर क्या ऐसे गुण देखे जी, वहां पर से जीते थे, वो लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन इस सीट पर अगर फाइट रहेगी तो वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगी, क्योंकि महेंद्र पाटिल जो है वो थोड़े बहुत मराठी कम्युनिटी इस क्षेत्र में है, उसके वोट काट सकते हैं। अगर वो वोट कट गए तो जाहिर सी बात है कि वो फायदा कांग्रेस को मिलेगा, और बीजेपी का जो जीतने का मार्जिन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। इसके बाद जो सीट आती है वो आती है मजूरा। अगर हम बात करें तो भाजपा की ओर से जो राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी वो मैदान में है। कांग्रेस की बात करें तो बलवंत जैन का नाम सामने आता है, और सामने आम आदमी पार्टी की बात करें तो पीवीएस शर्मा को उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। और यहाँ पर एक चीज़ देखने जैसी है, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें, अगर उसकी मार्जिन की लिस्ट पे हमारी नज़र जाती है तो पहले नंबर पर तो भूपेंद्र पटेल सर्वाधिक मत से जीते थे पूरे गुजरात में। सेकंड जो नाम था वो जंखना पटेल का था, और थर्ड जो मार्जिन से जीते थे, हाईएस्ट मार्जिन से, वो हर्ष संघवी थे। हर्ष संघवी को इसका इनाम भी मिला। जी बिल्कुल, हर्ष संघवी को उसका इनाम भी मिला हुआ है। कांग्रेस के बलवंत जैन और हर्ष संघवी दोनों ही जैन समुदाय से आते हैं, बनिया जाति के हैं, और पीवीएस शर्मा जो है वो प्रॉपर मूलतः गुजरात के नहीं है, पर प्रांतीय गुजरात के बाहर से आते हैं शर्मा। जी। तो यहाँ पर जो फाइट है
वो वन साइडेड ही रहने वाली है, जैसा कि लोग जानते हैं, क्योंकि इस मजूरा क्षेत्र के अंदर हर संघ की पैंठ भी बहुत ज़्यादा है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है उसको सिर्फ खाना पूर्ति के लिए खड़ा किया हो ऐसा लग रहा है। इसलिए मेन जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में रहेगी। हालांकि इस क्षेत्र के अंदर ज्ञातिगत अगर समीकरण की बात करें तो हर एक ज्ञाति के लोग यहाँ हैं, इसलिए ये कहना मुश्किल है थोड़ा बहुत, जो कि जिसको बोलते हैं कि गुजरात के अंदर बोलते हैं व्हाइट कॉलर